से मैं रेणु कुमारी हूँ। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से उन कहानियों को आप तक पहुँचाना है जो यथार्थवादी होने के साथ ही हमें नई सीख देते हुए एक नया पथ भी प्रकाशित करता है। वैसे तो उत्तर भारतीय साहित्य में कई लेखक और लेखिकाएं हुए हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य को एक नया रुख प्रदान किया है, लेकिन उनमें जो सर्वप्रथम नाम आता है वो है श्री मुंशी प्रेमचंद का। आज के इस वीडियो के दौरान हम इसी महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आने वाले एपिसोड्स में उनकी कुछ कहानियों और उपन्यासों का अवलोकन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन लोग उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। माता का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण उनका बचपन बहुत संघर्षमय रहा। पिता ने 2 सालों के बाद में दूसरी शादी कर ली। बचपन का प्रेम और वात्सल्य इनको न मिल सका, जिसे ये हमेशा तलाशते रहे। लेकिन इसी संघर्षमय जीवन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पिता ने उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। पिता ने 16 साल की अवस्था में ही इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी लड़की से कर दी जो कि इनसे उम्र में भी बड़ी थी और देखने में भी अच्छी नहीं थी। शादी के बाद इनका अपनी पत्नी से नहीं बना। बेमेल विवाह होने के कारण कुछ ही दिनों के बाद में इनकी शादी टूट गई। पिता का भी देहांत शादी के कुछ ही दिनों बाद हो गया। 17 साल की अवस्था में एक इंसान का मन बच्चे जैसा होता है, लेकिन अगर जिम्मेवारियों का बोझ आ जाए तो इंसान बड़ा बन जाता है, और यही इनके साथ भी हुआ। 1898 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और साथ ही स्थानीय स्कूल में अध्यापन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार को भी चलाना था। पिता के मरने के बाद इन पे सारी जिम्मेवारी आ गई थी। इस तरह से इन्होंने, चूँकि पहली शादी टूट चुकी थी इन्होंने प्रथम शादी के 10 सालों के बाद में दूसरी शादी कर ली शिवरानी देवी से, जो कि एक बाल विधवा थी। उस समय विधवा विवाह एक अपराध के समान था, लेकिन प्रगतिशील विचार के होने के नाते इन्होंने समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। उसके बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा 1910 में इतिहास, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र तथा फारसी विषयों के साथ पास की। 1919 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और साथ ही शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। लेकिन असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और लेखन का काम शुरू किया। इनकी सबसे पहली प्रकाशित रचना थी सोजे वतन, जो कि जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन का मतलब होता है वतन का दुख दर्द। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें अंग्रेजी सरकार की असलियतों के बारे में खुल के लिखा गया था। जब ये बात अंग्रेजी सरकार को पता चली तो उन्होंने इस कहानी संग्रह के सारी प्रतियों को जब्त कर लिया और इनके सामने ही उन प्रतियों को जला दिया।
और इन्हें लिखने से भी मना किया। इनकी लेखनी पे प्रतिबंध लगा। इन्होंने जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम। उन्होंने इन्हें सुझाव दिया कि क्यों न तुम अपना नाम बदल के लेखन का काम शुरू करते हो, और उन्हीं का सुझाया हुआ नाम था प्रेमचंद। ये नाम इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने फिर कभी पीछे पलट के नहीं देखा, और ये एक से बढ़ के एक कहानियाँ और उपन्यास की रचना कहानियों में और उपन्यासों में आम आदमियों की समस्याओं के बारे में लिखा हुआ है। और उस समय की जो समस्याएं थी, इन्होंने उस पे खुल के कलम चलाया। उस समय की जो मुख्य समस्याएं थी वो थी भ्रष्टाचार, बाल विवाह, विधवा विवाह, गरीबी, दहेज, धार्मिक पाखंड, छुआछूत। इन सब समस्याओं पे इन्होंने अपने कलम खुल के चलाए और लोगों को यथार्थ से परिचित कराया। तो 1918 से लेके 1936 तक का युग प्रेमचंद युग के नाम से जाना गया। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी कलम से हिंदी साहित्य को प्रेम प्रसंगों और धार्मिक कथाओं से ऊपर उठाकर यथार्थ की दुनिया में लेके आए। हिंदी साहित्य एक ऐसी विरासत है, इनकी लिखी हुई कहानियाँ और उपन्यास हमारे भारतीय समाज के लिए एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी साहित्य का अध्ययन अधूरा है। इन्होंने समाज को एक नया रुख प्रदान किया, एक नई दिशा की तरफ समाज को ले गए, और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सब को इन्होंने अपने कलम के द्वारा लिख के लोगों तक पहुंचाया। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं लेकिन हमें वो चीज़ उतना बुरा नहीं लगता है, या हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। हमारे आसपास वो घटनाएं घटती है लेकिन हमारा दिमाग उस तक नहीं पहुंच पाता है। इन्होंने यही काम हमारे लिए किया। 1933 में ये मुंबई गए और वहाँ पे इन्होंने फिल्मों के लिए भी लेखन काम शुरू किया। कई फिल्मों में इन्होंने कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी हैं। 1977 में सत्यजीत राय ने इनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाई थी, और 1981 में सदगति नाम से एक फिल्म आई जो इन्हीं की कहानी पे आधारित थी। 1938 में ही सेवा सदन उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाया था सुब्बा लक्ष्मी ने। इनके उपन्यासों को दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया था। निर्मला और कर्मभूमि को धारावाहिक के रूप में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इस तरह से इन्होंने बहुत कम उम्र में अपने लेखनी को जो शिखर पर पहुंचाया वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। इनकी उपन्यासों में मुख्य उपन्यास है रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, सेवा सदन। ये सब मुख्य उपन्यास हैं। लगभग 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी। इन्होंने नाटक भी लिखा। ये एक अनुवादक भी थे और संपादक भी। इन्होंने कई पत्रिकाओं में लेखन का काम किया, जैसे जमाना, चांद, मर्यादा। इस तरह से कई पत्रिकाओं में इन्होंने लिखा, और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक नई छाप छोड़ गए।
8 अक्टूबर 1936 को 56 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। जो दिया खुद जल के हम लोगों को प्रकाशित करने का काम किया, वो हमेशा के लिए बुझ गया। इस तरह से इनकी महान कृतियों और महान उपलब्धियों के लिए हम इन्हें और हमारे समाज में कई सदियों तक इनको याद किया जाएगा और इनकी कृतियों को पढ़ा भी जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी लिखें और ना अच्छा लगा हो तो भी बताएं कि आप और क्या सुनना और देखना चाहते हैं।